सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कल हम लोगों ने नाइट्रेशन कर लिया था, आज हम लोग क्या करेंगे, कल मैंने आपको नाइट्रेशन करवाया भी था और साथ में बोला था कि हमारे पास, मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो, जब हम लोग नाइट्रेशन करवाए थे तो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं एक फिनॉल का, ये फिनॉल है डाइल्यूट HNO3 सॉरी HNO3 से ट्रीट करेंगे इसको, तो मेरे पास एक ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग मिलेगा। ठीक है, ऑर्थो में रहेगा एक नाइट्रो आपका और एक पैरा में रहेगा। ठीक है, अब बात यह है कि जब ये ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स जो मिलते हैं हमें, वो कैसे सेपरेट होते हैं, तो सेपरेट लिखोगे वार्म डिस्टिलेशन से, वार्म डिस्टिलेशन से, वार्म डिस्टिलेशन से। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कंसनट्रेटेड HNO3 मिलाया, इसमें तो मैंने सिर्फ डाइल्यूट HNO3 मिलाया तो मेरे को ये मिक्सचर मिला है, लेकिन अगर मैं इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 मिला देती तो बेटा जी मुझे को ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिलता। मतलब कहने का मेरा ये है, हमें एक स्पेसिफिक कंपाउंड मिलता। मान लो मेरे पास यहाँ पे फेनॉल है और इसको मैंने कंसनट्रेटेड HNO3 से मिलाया, तो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा यहाँ पे डाइल्यूट है कि कंसनट्रेटेड है। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसके वजह से हमें ये मिलेगा, ये तो OH की खुद की है, यहाँ यहाँ और यहाँ दो उसके ऑर्थो ग्रुप, सॉरी NO ग्रुप, दो उसके ऑर्थो ग्रुप और एक पैरा ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बताओ 2 पर, 4 पर और 6 पर ट्राई नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, और इस ट्राई नाइट्रोफेनॉल को ही हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। क्लियर है ना, समझ में आ गया कि हमें एग्जाम में चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 दिया है या कंसनट्रेटेड HNO3 दिया है। दोनों अगर अलग अलग है तब जाके हमारा देखो अलग अलग बन रहा है। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा हैलोजिनेशन। किसका, यही इलेक्ट्रोफिलिक का हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, वही फेनॉल लेंगे, फेनॉल लेंगे, फेनॉल को हम लोग Br2 से ट्रीट करेंगे। किस में, Br2 होगा कार्बन सल्फाइड में। ठीक है, और फिर 273 केल्विन टेम्परेचर से उसको पास आउट करेंगे, तो मेरे पास बनेगा फेनॉल और साथ में ब्रोमीन अटैच बनेगा। कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा ग्रुप में, कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा। तो एक होगा मेजर प्रोडक्ट, एक होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो वाला, और मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 ब्रोमो फेनॉल, बस। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर यही मैं 3Br2 से ट्रीट करवाती, ठीक है, अगर इसी को ही मैं मान लो ऐसे ट्रीट करवाती 3Br2 से, तो ये मेरा 3 जगह पे सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन का बैठा था। कहाँ कहाँ पर, यहाँ पे तो OH है और यहाँ पर इन तीनों जगह पर Br है, जैसे कि आपके नाइट्रो पर था। ठीक है, लेकिन ये क्या बनेगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। ठीक है, आ गया ना कैसे IPA की नॉमेनक्लेचर करते थे। अच्छा, अब बताओ, सबसे फर्स्ट डे जब आप लोग थे तो आप लोगों को IPA की नॉमेनक्लेचर करने में दिक्कत होती थी कि नहीं, सब ऊपर ऊपर से जाता था। आज तुम लोग सब समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें ना आपको 2 ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जो कि नेमिंग रिएक्शन है। नेम रिएक्शन आता है ना, लेकिन उसको दिमाग में रखना है कि उसका प्रिपरेशन जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला रिएक्शन है आपका कोलवेज रिएक्शन। क्या है, कोलवेज रिएक्शन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन ही है। इसमें क्या होता है कि सिंपल एक फेनॉल लेंगे और फेनॉल को हम NaOH से ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल बेस है। अब तो इसमें आपका सोडियम का सॉल्ट बनेगा, ONA। ठीक है, और इस सॉल्ट को वापस CO2 और H+ यानी कि कोई एसिडिक मीडियम, तो CO2 और H+ से जब ट्रीट करवाएंगे ना तो मेरे को सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। सैलिसिलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सैलिसिलिक एसिड यानी कि यहाँ पर तो OH हो जाएगा और यहाँ पर COOH हो जाएगा। ये होता है सैलिसिलिक एसिड। यानी कि हमने क्या किया, इस पूरे प्रोसीजर में फेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया। इसमें हमने क्या किया है, फेनॉल का ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या होता है, एल्डिहाइड या आपका कोई कीटोन होगा, और फिर कीटोन या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड होगा। ठीक है, तो हमने अल्कोहल से एसिड बनाया, यानी कि हमने ऑक्सीडेशन किया। नेक्स्ट रिएक्शन, अच्छा ये सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये फेस के पिंपल्स वगैरह होते हैं उसमें फेस वॉश जो यूज़ किया जाता है उसमें सैलिसिलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा आपका रिएक्शन नेम रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर
टीमन्स रिएक्शन। ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शंस क्या है? कुछ नहीं, एक सिंपल सा फिनॉल लेंगे, एक फिनॉल लेंगे और फिनॉल को एक्चुअल में हमें CHCl3 से ट्रीट कराना है। ठीक है, और मीडियम में हमें देंगे NaOH। क्लियर? ये पता है ना कौन सा कंपाउंड है? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। तो मेरे पास एक आपका सोडियम सॉल्ट प्रिपेयर होगा बेटा, ONA। तो ये क्या है? प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, और यहाँ पर जो इसकी पोजीशन पर CHCl2 अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर जब इसको NaOH से ट्रीट करवाएंगे तो मेरे पास CHO आएगा। यहाँ पर ये तो रहेगा ही, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पर जो CHCl2 था वो CHO हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको जब हम एसिडिक मीडियम से ट्रीट करेंगे तो मेरा ये आपका जो ये सॉल्ट पार्ट था वो हट के वापस फिनॉल आ जाएगा, वापस फिनॉल आ जाएगा और यहाँ पे आपका CHO हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या तैयार किया मैंने? ये प्रोडक्ट सैलिसिल डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड। अब आप एक बात बताओ, मैंने इस रीमर टीमर से भी ऑक्सीडेशन ही करवाया, फिनॉल का एल्डिहाइड बनाया। यहाँ पे क्या बनाया? फिनॉल टू एल्डिहाइड। ठीक है, CHO यानी कि एल्डिहाइड हो जाता है, एल्डिहाइड यानी कि CHO, फिनॉल यानी कि OH ग्रुप। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ये उतना वास्ट, मतलब आप बोल सकते हो उतना फोर्सफुल ऑक्सीडेशन नहीं हुआ जितना कि ये। क्यों? क्योंकि इसने डायरेक्ट क्या बनाया? आपका सैलिसिलिक एसिड बनाया, एक स्टेप फॉरवर्ड है और ये वहीं पर है। ठीक है, तो रीमर टीमर भी एक ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन है, कोल्बेज रिएक्शन भी एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, लेकिन ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है और ये सैलिसिल डिहाइड बनाता है। ठीक है, दो प्रोडक्ट ध्यान रखना है। चलो इसको नोट करिए। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? बोलोगे कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ आपका जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक डस्ट। तो कैसे करेंगे? सिंपली हमें एक हम लेंगे आपका फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल को फिर हम लोग ZN से ट्रीट करेंगे तो मेरे पास बनेगा एक सिंपल बेंजीन। यही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बेटा कि यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट हम लोग रिमूव कर देते हैं और ये ZNO बन जाता है। ठीक है, तो बेंजीन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। और एक आप लिख लो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में बेंजोक्विनोन बनाता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसलिए ज़रूरी है। क्या हुआ? यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल से अगर आप Na2Cr2O7 से ट्रीट करोगे, साथ में H2SO4 से ट्रीट करोगे, तो आपके पास एक बेंजोक्विनोन बनेगा। कैसे? इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सिंपल बेंजीन बनाना होता है। ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नोट करिए इसे। क्या है ये आपके अल्कोहल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है बेटा जी। जैसे कि मानो कि अगर मैं अल्कोहल का और बॉइलिंग पॉइंट देखो, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भैया हमने हेलो एल्केन्स भी पढ़ा है ना हमने हेलो एल्केन्स, तो हम ये कहेंगे कि जो अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या? बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर किया जाए तो हेलो एल्केन्स की कम होगी और उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि इवन अल्कोहल्स ही नहीं, आप इसमें सॉरी हेलो एल्केन्स ही नहीं, आप इसमें ईथर्स को भी देख सकते हो, आप दूसरे हाइड्रोकार्बन्स को भी देख सकते हो, इथीन या आपके एल्केन्स ऐसे करके भी देख सकते हो। तो इन सब की कम होती है और अल्कोहल्स की ज़्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं इसलिए इनका ज़्यादा होता है। अब देखो, अब बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल्स की वो और इंक्रीज़ होते जाएगी जैसे जैसे उसमें कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे, या डिक्रीज़ करती जाएगी जैसे जैसे आपके ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट घटती जाएगी। समझ में आया? ये पैरा आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इस 2 लाइन में समझा दिया। क्या है कि हेलो एल्केन्स भी पढ़ा है हमने, इथर या आप बोलो कि सीधा एल्केन एल्काइन भी पढ़ा है। इन सब के रेस्पेक्ट में जब हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे अल्कोहल्स और फिनॉल्स का, तो मुझे ये मिलेगा कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा रैदर दैन दूसरों के। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, वो भी है H है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि एक तो इनके कार्बन की संख्या बढ़ जाए या इनकी ब्रांचिंग बढ़ जाए तो घटेगी, कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी तो बढ़ेगी। ठीक है ना? अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं? पहले भी बताया, क्योंकि वो H की बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है,
क्लियर है। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ये बताऊंगी, जो अल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं फिनॉल्स के। क्यों? क्योंकि जो फिनॉक्साइड बनाता है वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के, जबकि अल्को ऑक्साइड आयन नहीं होता है। समझ में आ रहा है ये चीज़? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर आपके अल्कोहल्स जो है बेटा, वो एल्कल ऑक्साइड बनाएंगे, एल्कल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, एल के ऑक्साइड, ठीक है। जबकि फिनॉल्स जो हैं वो आपके फिनॉक्साइड बनाएंगे, फिनॉक्साइड, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जब एल्को ऑक्साइड और फिनॉक्साइड बनता है बेटा, तो जब हम एसिडिक, देखो मैंने आपको बताया था कि दोनों एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं, ये भी बताया था, दोनों ही आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब हम दोनों के आपस में एसिडिक कैरेक्टर का कंपेरिजन करेंगे तो कहेंगे कि फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है रैदर देन एल्कोहल्स, ठीक है। ये किसकी कंपेरिजन हो रही है? एसिडिक कैरेक्टर की, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबलाइज, ठीक है। फिनॉक्साइड जो है वो ये क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड बनाएगा। तो फिनॉक्साइड इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाता है, जबकि ये नहीं हो पाता, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस सिर्फ इतना लिखना है आपको। अच्छा, अब देखो तीसरा पॉइंट जो है, हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब खींचने वाला ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या होते हैं आपके? NO2 होगा, X होगा, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ये ग्रुप जब आपके फिनॉल में जुड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? हमने अभी बताया, फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं बताओ? रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, 11 में पढ़ाया जाता है। तो जब, अब मान लो कि मेरे पास अगर ऐसा बोल दिया जाए कि फिनॉल है और इस फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर NO2 है, ठीक है, और फिनॉल के मेटा पोजीशन पर NO2 है, और फिनॉल के आपके सॉरी यहाँ पर OH है, और पैरा पोजीशन पर NO2 है, ठीक है। इन तीनों पोजीशन पर NO2। अब बोला जाए अगर एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा, ये 1 2 3 बोल देंगे, तो सबसे ज़्यादा बेटा जी आपके पैरा का होगा, उसके बाद आपके ऑर्थो का होगा, और सबसे कम आपके मेटा का होगा। ये याद रखना है, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर। ये सब पोजीशंस का है, और ये बन क्या रहा है? इन सब का नाम क्या है बताओ? इन सब का नाम है नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। एक का नाम दोगे ऑर्थो, एक का नाम दोगे पैरा, एक का नाम दोगे मेटा। क्लियर है ना? ये चीज़ समझ में आई है? कैसे, क्यों बोले? क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बेटा जी यहाँ पर रेजोनेंस घूम के क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। और स्टेबलाइज कर देगा, इस वजह से फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा एसिडिक होता है रादर देन अल्कोहल्स, ठीक है। और अगर सिर्फ उसी में ही देखे तो भी, उसी में ही देखे तो भी उसमें हमें ये ही देखना है कि हमारा ऑर्थो, पैरा और मेटा में क्या ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछी जाएगी। चलो, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपका क्या है? कौन कौन सा है बताओ? OCH3 या NH2, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये फिनॉक्साइड आयन को बनने नहीं देते, समझ रहे हो? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं आपके? OCH3, फिर आपका NH2, ठीक है। ये प्रमोट नहीं करते, इस ये फिनॉक्साइड को बनने नहीं देते, इसलिए क्या करते हैं? फिनॉल की एसिडिटी रिड्यूस, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़? इसके बाद देखो ये दूसरा वाला, ये कह रहा है जो प्राइमरी आपके अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कैसे? तो आप बोलोगे K2Cr2O7, ठीक है। देखो आपके प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे, अगर ये ऑक्सीडाइज K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो बेटा ध्यान रखना वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यही अगर प्राइमरी अल्कोहल आपके CrO3 या PCC से कर रहे हैं, तो आप बोलोगे क्या? कि ये एल्डिहाइड्स बनाएंगे, एल्डिहाइड्स यानी कि CHHO को, ठीक है। इसी तरह आपका सेकेंडरी अल्कोहल अगर है, तो ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बताओ? नहीं, कीटोन्स बनाएंगे। कीटोन्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? RCOR, ठीक है। ये क्या होता है? आपका कीटोन होता है, ठीक है। तो आपका सेकेंडरी जब भी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेगा तो कीटोन बनाएगा, जबकि टर्शरी यानी कि थर्ड डिग्री, जिसके ऊपर नीचे दोनों तरफ आपका कोई ग्रुप अटैच होता है, टर्शरी को ऑक्सीडेशन कराने में बहुत ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ये ऑक्सीडाइज होता है,
ठीक है, क्लियर है ना? यस। अच्छा ये दोनों लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, चाह रही हूँ कि आपके जो अ, देखो मैं एक डायरेक्टर स्ट्रक्चर भी अगर बनाऊँ आपके लिए, यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मान लो कि ओ एच है, ये फिनॉल है। फिनॉल का जो ओ एच होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। इस वजह से ही ये क्या करता है, ईजिली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, ईजिली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है ईजिली। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, अगर मान लो ये नाइट्रो ग्रुप बना रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इस नाइट्रो ग्रुप का अटैचमेंट, याद है आपको मैंने बनाया था ऑर्थो और पैरा, क्या बनाया था? ऑर्थो और पैरा। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपकी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है पैरा की ज़्यादा होती है, ऑर्थो की कम होती है, ये भी बता दिया था। अब मैं आपको बोलूँगी फिनॉल का कैरेक्टर कैसा है, वो फेनॉक्साइड आयन बनाएगा, फेनॉक्साइड आयन बनाता है, और ये आपका स्टेबलाइज होता है इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, ये भी बता दिया है। तो जब एसिडिक कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा तो क्या ये लिटमस टेस्ट नहीं देगा? लिटमस टेस्ट देगा। तो ये क्या करेगा बेटा जी, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देगा। पहला टेस्ट ये करेगा। साथ ही साथ अगर मैं इस फिनॉल में आपके FeCl3 मिलाऊँ, FeCl3 मिलाऊँ, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? वायलेट कलर देगा, और ये न्यूट्रल FeCl3 है। ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर मैं इस फिनॉल को आपके किससे ट्रीट कराऊँ? ब्रोमीन वाटर से। ठीक है तो ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा, वाइट पीपीटी देगा। ठीक है, और ये वाइट पीपीटी एक्चुअली होता क्या है, याद करिए, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा वाला, बनाया था कि नहीं? तो यही स्ट्रक्चर जो होता है इसके वाइट पीपीटी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जबकि ये तीनों कार्यक्रम जो है वो कौन नहीं करता? अल्कोहल्स नहीं करते हैं, अल्कोहल्स नहीं करते हैं। ठीक है, ये तीनों कार्यक्रम अल्कोहल्स नहीं करते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ फिनॉल्स करते हैं। तो ये आपका फिनॉल्स का पहला टेस्ट है। क्लियर है? यस ये आप पढ़ लो, फिर मैं दूसरा वाला टेस्ट बताऊंगी आपको। मैम। अब देखिए दूसरा जो है, कैसे दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो याद करिए, हमने बताया था कि जो फिनॉल्स है वो डाइजोनियम सॉल्ट बताएंगे। ठीक है, और ये येलो कलर या ऑरेंज कलर का एजो डाई बनाते हैं। ठीक है, याद रखना, जो फिनॉल्स होते हैं ना बेटा, वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये जब हम वीकली बेस में उसको ट्रीट करते हैं, वीकली बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो एक्चुअली येलो या आप बोलोगे ऑरेंज डाई बनता है। ठीक है, जबकि आपके उसके साथ नहीं होता है, किसके साथ नहीं होता है? अल्कोहल्स के साथ। ठीक है, तो ये कपलिंग टेस्ट है जहाँ पर हम अल्कोहल और फिनॉल को टेस्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है,